हमारा कॉपीराइट चैप्टर चल रहा था। उस पहले हमने कॉपीराइट के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से एक्ट्स थे कॉपीराइट से रिलेटेड और कौन कौन सी कंडीशन में ओनर को उसके राइट्स मिलते हैं। हमारा देन है नेसेसिटी कंडीशन टू प्रोवाइड कॉपीराइट प्रोटेक्शन टू वर्क ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वर्क का प्रथम प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा या उसके नियंत्रण में हुआ हो, यानी कि अगर कोई लेखक का कार्य है, उसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन है वो किसी इंटरनेशनल कमेटी द्वारा कंट्रोल में हुआ हो, यानी कि उनकी देख रेख में वो प्रकाशन हुआ हो, वरना उसे लीगल नहीं माना जाएगा। देन है कार्य के तैयार किए जाने उसके प्रथम प्रकाशन के समय भारत में उस पर वह कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्ट लागू न हुआ हो। मतलब पहले से अगर इंडिया में अगर हम बात करें तो अगर प्रथम प्रकाशन से पहले अगर उस पर कॉपीराइट का प्रोटेक्शन एक्ट लागू न हुआ हो तो भी वो इस रूल के अंडर आएगा। देन हमारा यदि उस कार्य का प्रकाशन लेखक के साथ किसी एग्रीमेंट के अधीन हुआ हो तो उस कार्य पर लेखक को कोई कॉपीराइट सुरक्षा नहीं मिलती, या यदि कॉपीराइट मिला है तो वह उस संस्था को मिली होना चाहिए। देन हमारा है असाइनमेंट एंड लाइसेंसिंग ऑफ कॉपीराइट, कि हमें लाइसेंस जो हम प्राप्त करते हैं अपने लेखन का जो कॉपीराइट है, तो उसका लाइसेंस का प्रोसेस क्या है। तो पहला है असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट द्वारा लाइसेंस जारी करके, यानी इन दोनों प्रक्रियाओं में हमें कॉपीराइट के स्वामी को आपसी लाभ के लिए अन्य व्यक्तियों से भी साझेदारी या शेयरिंग करनी पड़ती है। पहला है असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। ये कहता है कि एग्जिस्टिंग वर्क में कॉपीराइट का स्वामी या भविष्य में किसी वर्क के कॉपीराइट स्वामी किसी दूसरे व्यक्ति को कॉपीराइट का पूर्ण या आंशिक रूप से उस कॉपीराइट के पूरे या आंशिक समय के लिए कानूनी तौर पर हस्तांतरित या अभ्यर्पण कर सकता है। इसमें इस पॉइंट में ये समझाना चाह रहा है कि अगर जो ओनर है वो अगर अपने काम को किसी को ट्रांसफर कर रहा है अपनी खुद की विल पावर के साथ, तो वह ये ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन इन फ्यूचर अगर असाइनमेंट जो है उसका ट्रांसफर होता है तो अगर कॉपीराइट का हस्तांतरण है उस कार्य के अस्तित्व में आने पर ही प्रभावी होगा। मतलब जो ट्रांसफर ऑफ असाइनमेंट है वो तभी रियलिटी में आएगा जब उस वर्क का पब्लिकेशन हो जाएगा। जिस व्यक्ति को असाइनी बनाया गया और नियमानुसार साझेदारी में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया और अपनी आय से कॉपीराइट के स्वामी को रॉयल्टी के रूप में धन देता है, जो उस स्वामी की आय होती है। यहाँ पे रॉयल्टी या जो मुनाफा है वो असाइनी को मिलता है। कॉपीराइट के अभ्यर्पण का समय काल तथा क्षेत्र सीमित तथा असीमित दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो परमानेंट और टेम्परेरी है। वो दोनों जो टाइम है और जो क्षेत्र है, यानी कि कौन से एरिया में उससे वो राइट्स मिलेंगे, वो भी क्या है, टेम्परेरी और परमानेंट हो सकते हैं। तो अभ्यर्पण में पूर्ण तथा आंशिक आर्थिक अधिकारों को हस्तांतरण का भी प्रावधान है। जैसे असाइनर किसी हिंदी भाषा में लिखी पुस्तक को हिंदी में प्रकाशित करने का अधिकार एक असाइनी को प्रदान करे तथा पुस्तक के अंग्रेजी में अनुवाद करके प्रकाशित करने का अधिकार दूसरे प्रकाशक को प्रदान कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि विल पावर जो है ऑनर की वो क्या है, और ऐसे ही क्षेत्र तथा समय काल का बंटवारा भी कर सकता है। अब है संरक्षण काल के समय काल की समाप्ति, यानी कि जो हमें कॉपीराइट मिला है उसका टाइम पीरियड का एंड, कब वो कॉपीराइट का संरक्षण हमें मिलेगा।
कुछ परिस्थितियों के अतिरिक्त बर्ने कन्वेंशन के अनुसार यह समय काल लेखक की मृत्यु के 50 वर्ष पश्चात तक है। मतलब अगर लेखक की मृत्यु के 50 इयर्स तक उसे संरक्षण मिलेगा एज पर द बर्ने कन्वेंशन। यदि कॉपीराइट के मूल स्वामी की शिकायत पर यह ज्ञात होता है, ये पता चलता है कि साझेदार कॉपीराइट स्वामी कॉपीराइट के अधिकारों का ठीक रूप से पालन नहीं कर रहा है, तो कॉपीराइट बोर्ड उस असाइनमेंट को रद्द कर सकता है। यानी कि कॉपीराइट बोर्ड जो है उसके पास ये राइट है कि वो उस असाइनमेंट को रिवोक कर दे जहाँ पे उसके नियमों का पालन जो है वो ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो कॉपीराइट के सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं, वो ट्रांसफर करने पे जो कॉपीराइट का ट्रांसफर है वो खुद ही नहीं होता है। अब है कॉपीराइट के स्वामी द्वारा लाइसेंस। लाइसेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लाइसेंस देने वाले की ओर से या उसके द्वारा अधिकृत जो एजेंट की ओर से लाइसेंस प्राप्तकर्ता को कॉपीराइट की एक या अधिक से अधिक इंटरेस्ट को उपयोग करने का अधिकार मिलता है। उसको लाइसेंस प्रदान करने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार रिवोक कर सकता है। लाइसेंस एक व्यक्तिगत अधिकार होता है, यानी कि इंडिविजुअल राइट है जिसे साधारण रूप से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और कोई लाइसेंस भविष्य में होने वाले संभावी कॉपीराइट के स्वामी द्वारा भी दिया जा सकता है, वो जो उसी समय से प्रभावी होगा जब भविष्य में होने वाला कार्य अस्तित्व में आ जाएगा। ये बात हमने नेसेसिटी कंडीशन जो थी हमारी कॉपीराइट की उसमें भी पढ़ा था। अब है कंपलसरी लाइसेंस क्या होता है। जनता में किए गए या प्रकाशित भारतीय कॉपीराइट के समय काल में कार्य के कॉपीराइट स्वामी द्वारा कार्य को पुनः प्रकाशित करने से इनकार करना या उसके पुनः प्रकाशन को किए जाने की अनुमति न देना या उस कार्य को जनता के बीच किए जाने से मना करना जिसके कारण वह कार्य जनता में न किया जा सके, इससे संबंधित शिकायत पर कॉपीराइट बोर्ड कॉपीराइट के स्वामी को सुनने का अवसर प्रदान करके तथा पूछताछ करके कार्य के पुनः प्रकाशित करने, जांच करने, ब्रॉडकास्ट द्वारा जनता को कार्य के विषय में बताने के लिए रजिस्ट्रार कॉपीराइट बोर्ड के द्वारा नियमानुसार अधिकृत प्रदान के आदेश जारी कर सकती है। ये जितने भी काम है ये सारे कंपलसरी लाइसेंस कहलाते हैं। उसके बाद अनुवाद करने तथा उसको प्रकाशित करने के लिए जो लाइसेंस हमें मिलता है, भारतीय कार्य के किसी भी साहित्यिक या ड्रामेटिक कार्य जिसमें प्रकाशन के बाद 3 वर्ष बीत चुके हों, भारत में प्रयोग की जा रही किसी भी भाषा में अनुवाद करके प्रकाशित कराने के लिए अध्यापन, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप यानी कि और शोध के उद्देश्य जो रिसर्च का जो एम है उससे कोई भी व्यक्ति कॉपीराइट बोर्ड को आवेदन करने के लिए अधिकृत होता है। कॉपीराइट के असाइनमेंट तथा लाइसेंस में अंतर, इनमें डिफरेंस क्या है। कॉपीराइट के किसी लाभ का असाइनमेंट पर असाइनी उस लाभ का स्वामी हो जाता है। इसमें कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट होने पर असाइनर को बिना साथ लिए भी इन्फ्रिंजमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लाइसेंस प्रदान करने पर लाइसेंस को कॉपीराइट प्राप्त नहीं होता बल्कि कुछ कार्यों को करने पर अधिकार प्राप्त होता है। और इसका उल्लंघन करने पर क्या है, उसका विरोध करने के लिए लाइसेंसी को लाइसेंस को साथ लेना पड़ता है, क्योंकि कॉपीराइट अभी भी लाइसेंसर के पास है और लाइसेंसर को ट्रांसफर नहीं हुआ। यानी कि हम अपना लाइसेंस है वो किसी दूसरे को असाइन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उनका इन्फ्रिंजमेंट होने के बाद और अगर इसका पालन नहीं हो रहा है ठीक तरीके से तो हम क्या कर सकते हैं, उस लाइसेंस को इनफ्रीज करा सकते हैं। ये अधिकार सिर्फ ओनर के पास ही होता है। अब बात करते हैं कॉपीराइट ऑफिस और कॉपीराइट बोर्ड। कॉपीराइट एक्ट 1957 के अनुसार रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स के एक नियंत्रण में कॉपीराइट ऑफिस होता है। इस एक्ट के अधीन केंद्र सरकार द्वारा कॉपीराइट बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसमें अध्यक्ष जो है वो चेयरपर्सन वो न्यूनतम 2 तथा 14 या 14 से कम सदस्य से मिलके बना होता है। इस बोर्ड का चेयरपर्सन किसी उच्च न्यायालय का या फिर
का पदासीन या सेवानिवृत्त रिटायर्ड जज या कोई उच्च व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का जज होने के लिए योग्य होता है। रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट ही कॉपीराइट बोर्ड का सेक्रेटरी होता है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमसे पूछा जाए कि कॉपीराइट ऑफिस और कॉपीराइट बोर्ड में जो भी अध्यक्ष होगा, चेयरपर्सन होगा, वो क्या होगा, या तो एक्टिवली प्रेजेंट जज होगा, या फिर रिटायर्ड जज भी हो सकता है, या फिर वो हाई कोर्ट का जज हो जो कि एक उसके लिए एक उच्च न्यायालय के जज होने के लिए योग्यता रखता हो। उसके बाद है मेन फंक्शंस क्या है कॉपीराइट बोर्ड के, मतलब क्या क्या उसका कार्य है। कॉपीराइट से संबंधित रिकॉर्ड की प्रतियों को उपलब्ध कराना तथा कॉपीराइट के वितरण तथा समय काल से संबंधित विवादों का निस्तारण करना, ये सारे कार्य हैं। इंक्लूडिंग साहित्य तथा ड्रामा से संबंधित कार्यों का निर्माण करने तथा उनके अनुवाद प्रकाशित कराना, यानी कि उनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनकी प्रतिलिपि कराना, साहित्य तथा विज्ञान आदि से संबंधित वर्क का प्रकाशन करना, भारतीय अप्रकाशित कार्यों का प्रकाशन करना, यानी कि ऐसे कौन जो भी चीजें प्रकाशित नहीं हुई हैं इन ड्यू टाइम उनको भी प्रकाशन करना कॉपीराइट बोर्ड का कार्य होता है। कॉपीराइट स्वामी को रॉयल्टी जो है वो भी ज्ञात करना इसका मुख्य कार्य है। अब है कॉपीराइट सोसाइटीज, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा 1994 के अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत फॉलोइंग जो भी पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, और इनका रजिस्ट्रेशन शुरू में 5 वर्ष के लिए होता है जो कि बाद में इंक्रीज किया जा सकता है। पहला है एप्लीकेंट्स की व्यवहारिक सक्षमता या योग्यता, यानी कि जो एप्लीकेशन दे रहा है वो उसमें सक्षम होना चाहिए और उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए। सेकंड है कॉपीराइट के अधीन लेखकों और अन्य कॉपीराइट अधिकार रखने वालों से लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को हित प्रोवाइड करना, उनका इंटरेस्ट प्रोवाइड करना। देन है कॉपीराइट सोसाइटीज पर नियंत्रण, पहला है लेखकों तथा कॉपीराइट अधिकारों के स्वामियों तथा केंद्र सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। फिर हमारा कॉपीराइट सोसाइटीज के कार्य, यानी कि पहला है शुल्क लेकर एक्ट के अधीन लाइसेंस प्रदान करना तथा शुल्क लेना, अपना खर्चा काट के राइट्स के स्वामियों में प्राप्त शुल्क का बंटवारा करना और शुल्क वसूलने तथा उसका बंटवारा करने से संबंधित नियमों की लेखकों से कॉपीराइट अधिकारों के स्वामियों को से मंजूरी लेना। देन हमारा इम्पोर्टेंट जो हमारा कॉपीराइट में एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है आपके, वो है बर्ने कन्वेंशन, जो कि 1886 में एक्टिवली संज्ञान में आया था। साहित्यिक तथा कलात्मक कृति या संरक्षण के लिए बर्ने कन्वेंशन बनाया गया था। कॉपीराइट प्रोटेक्शन का कार्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 19वीं शताब्दी के मध्य में बायलैटरल समझौतों के आधार पर शुरू हुआ था, और इसमें दो जो चीजें थी वो सही नहीं थी। एक तो संधियों का ढांचा यानी कि पैटर्न जो है वो एक जैसा नहीं था, और दूसरा संधियों की जो डिस्क्रिप्शन था कि कौन कौन से रूल्स होंगे वो भी क्या थे, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थे, यानी कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं थे। इन दोषों को समाप्त करने के लिए उद्देश्य से जो है बर्ने स्विट्जरलैंड में 9 सितंबर 1886 को बर्ने कन्वेंशन को अपनाया गया। अब जिसका मुख्य काम क्या था, साहित्यिक कलात्मक कार्यों को संरक्षण प्रदान करना। यह कन्वेंशन संसार में कॉपीराइट के क्षेत्र में सबसे पुरानी संधि और सभी देश इसमें भाग ले सकते हैं। यूएस ने इसकी सदस्यता 1989 में ग्रहण की थी। ये आपके आ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि और बर्न कन्वेंशन है वो किसके अधीन कार्य करती है, वाइपो। कॉपीराइट के संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से इस समझौते में 1896 में पेरिस में, 1908 में बर्लिन में, 1928 में रोम में,
1948 में ब्रुसेल्स में, 1952 में जनेवा में, 1967 में स्टॉकहोम में और 1971 पेरिस में ये इसके अमेंडमेंट्स किए गए थे, संशोधन किए गए थे। ये आपको बाय हार्ट लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्न कन्वेंशन। अब बात करते हैं इसकी वीकनेस की। इसमें भी वीकनेसेस थी कुछ। पहला, बर्न कन्वेंशन द्वारा कॉपीराइट को संरक्षण प्रदान करने के मापदंड का स्तर जो है वो अधिक ऊंचा था, जिसके कारण कुछ देश हैं वो बर्न यूनियन के सदस्य नहीं हो रहे थे। दो प्रभावी देशों का समूह यूएसए तथा यूएसएसआर तथा अनेक और देशों का बर्न यूनियन का सदस्य न होना भी बर्न कन्वेंशन की बड़ी कमजोरी मानी जा रही थी। यूनेस्को ने विशेष रूप से यूएसए तथा अन्य सभी देशों को बर्न कन्वेंशन के नियमों का पालन करने के लिए आकर्षित किया था। जो कई एक्ट्स थे, कॉपीराइट कन्वेंशन जेनेवा एक्ट था 1952 यूसीसी में पारित हुआ था, बाद में यूएसए इसका सदस्य बना। उसके बाद बर्न कन्वेंशन के जो यूसीसी ने क्या किया, बर्न कन्वेंशन के जो भी कार्य थे उसमें अपने हस्तक्षेप न करके विचार रखे और किसी बात पर मतभेद होने पर बर्न कन्वेंशन के विचारों को वो माना। इससे बर्न कन्वेंशन से संबंधित जो ट्रीटीज या संधियां थी वो थी ट्रिप्स और डब्ल्यूसीटी। आईपीआर के व्यापार से संबंधित बिंदुओं पर एक समझौता 1994 में हुआ, जो जनवरी 1, 1995 को लागू हुआ था। यही ट्रिप्स एग्रीमेंट है और इसमें कॉपीराइट्स के विषय में विस्तार में निर्णय लिए गए, उनको संसार के अनेक देशों में अपनाया। आपका ट्रिप्स के बारे में अलग से टॉपिक है जिसमें हम इसमें फर्दर इसके बारे में पढ़ेंगे। बर्न कन्वेंशन के कॉपीराइट से संबंधित प्रावधानों का भी इसमें वर्णन किया गया है। WCT, इसके पश्चात दिसंबर 1996 में वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी हुई, जो कि कॉपीराइट संरक्षण से संबंधित है। इस ट्रीटी में ऐसे कार्यों के संरक्षण की विधियों का वर्णन किया गया जो अंकीय यानी कि डिजिटल विधियों द्वारा इंटरनेट से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। WCT से कार्य कॉपीराइट द्वारा जो संरक्षण प्राप्त करने वाली विशेष सामग्री में कंप्यूटर प्रोग्राम इंक्लूडेड होता है, चाहे उनको प्रदर्शित किए जाने का रूप तथा डाटाबेस किसी प्रकार का हो। यहाँ पर लेखक के अधिकारों में वितरण करना, किराए पर देना तथा जनता को संचार के रूप में पहुंचाना भी शामिल है। अब जनता को संचार का माध्यम डिजिटल नेटवर्क जैसे इंटरनेट भी है, और एक कंप्यूटर की मेमोरी में किसी कार्य का इकट्ठा स्टोर करना उस कार्य को रिप्रोडक्शन के तुल्य माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई कार्य है उसको अगर हम एज अ डाटा बेस उसको स्टोर करते हैं अगर कंप्यूटर में, तो वो भी रिप्रोडक्शन के समान ही माना जाएगा। अब WCT का मेन एम क्या था कि एक्सप्रेशन को कॉपीराइट संरक्षण प्रदान कराना और स्कोप बढ़ाना, ना कि कंसेप्ट्स, कार्य की विधियों या विचारों को संरक्षण देना। बर्न कन्वेंशन के मेन एम्स, पहला, जो भी लिटरली आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क्स में आता है, जैसे पुस्तकें, व्याख्यान, पैम्फलेट्स, सरमन्स, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी से रिलेटेड वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, वास्तुकला, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, धातु की मूर्तियां बनाने की कला, स्कल्पचर से बोलते हैं, लिथोग्राफी, इंग्रेविंग, फोटोग्राफी से रिलेटेड वर्क, 3 डायमेंशनल वर्क, नक्शे यानी कि मैप, जो कि भूगोल विज्ञान तथा वास्तुशास्त्र से रिलेटेड हो, और साथ ही साथ एंथोलॉजी और एनसाइक्लोपीडिया भी कॉपीराइट के अंडर आती हैं, जो कि फर्दर किसमें इंक्लूडेड है, बर्न कन्वेंशन के मुख्य उद्देश्यों में। डेरिवेटिव कार्यों के लिए भी संरक्षण जो है वो बर्न कन्वेंशन के अनुसार प्राप्त हो सकता है। यह कार्य पहले से ही मौजूदा कार्यों पर आधारित होते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन और अडेप्टेशन। इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। बर्न कन्वेंशन के मूल सिद्धांत क्या है? पहला है नेशनल ट्रीटमेंट, दूसरा है ऑटोमेटिक प्रोडक्शन।
बर्न यूनियन के एक सदस्य देश में उत्पन्न हो रहे किसी भी कार्य को अन्य प्रत्येक सदस्य देशों में उसी प्रकार का संरक्षण मिलना चाहिए, यानी कि राइट्स जो है वो सारी कंट्रीज में एक जैसे हों और उस सदस्य देश के नागरिक को अपने देश में मिलता है। जैसे एक खुद की कंट्री में वो नागरिक है, उसको जो राइट्स मिल रहे हैं वो बाकी कंट्रियों में उसे सेम राइट्स प्रदान किए जाएंगे। इसके फलस्वरूप किसी निम्न स्तर का संरक्षण देने वाला देश के नागरिकों को विदेशों में अपने देश की अपेक्षा उच्च कोटि का संरक्षण प्राप्त होगा। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही कम है, इसके बावजूद अगर वहां का कोई नागरिक ऐसी कंट्री, डेवलप्ड कंट्री जिसकी जीडीपी बहुत हाई है, उसमें अगर अपना कॉपीराइट संरक्षण के लिए आवेदन करता है तो उसे अपनी कंट्री से ज्यादा वहां राइट्स मिलेंगे। देन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, इसमें जो संरक्षण है वो ऑटोमेटिक मिल जाना चाहिए, ना कि किसी रजिस्ट्रेशन या किसी अन्य प्रकार से संबंधित नोटिस की शर्तों को पूरा करने से प्रतिबंधित न हो, क्योंकि इस कागजी कार्रवाई में कभी कभी जो ओनर है उसका हित हो जाता है, उसको टाइमली अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिलते। थर्ड है संरक्षण द्वारा प्राप्त अधिकारों का उपयोग तथा उनसे प्राप्त लाभ उस कार्य के मूल देश में संरक्षण के अस्तित्व पर निर्भर नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ लिटरेरी वर्क है वो अगर इंडिया से रिलेटेड है और वही चीज अगर जापान में हम पब्लिश कर रहे हैं तो उस देश के अस्तित्व पर डिपेंड नहीं होगी जो भी लिटरेरी वर्क वहां जापान में पब्लिश किया गया है। देन हमारा आता है इकोनॉमिक एंड मोरल राइट्स ऑफ ऑथर। इसमें आर्थिक अधिकार हैं और नैतिक अधिकार हैं, यानी कि अपने कार्यों को किसी प्रकार किसी भी रूप में दोहराना या उसका रिप्रोडक्शन करना, अपने कार्यों का अनुवाद करना, प्रसारण करना, जनता के बीच ड्रामा या गायन संबंधी कार्य का प्रदर्शन करना, अपने कार्यों को जनता के बीच में ऊंचे स्वर में पढ़ना, अपने कार्यों में कुछ परिवर्तन करना, ऑडियो विजुअल कार्य का आधार बनाना किसी भी, और इससे जनता को बतलाना भी किस में आएंगे, इकोनॉमिक राइट्स में। नैतिक अधिकार होंगे, यानी कि ये वे अधिकार है जिनके कारण अधिकारों का जो स्वामी या लेखक अपने स्वयं तथा अपने कार्यों के बीच संबंध बनाए रखने के लिए कुछ उचित तथा कानूनी कार्रवाई करता है। नैतिक अधिकार में कौन कौन से हैं? सेक्शन 5 जो इसको मिलाया गया है, इसमें अपने कार्य का लेखक होने का दावा करना और लेखक में के कार्य में किसी प्रकार का ऐसा परिवर्तन किए जाने का विरोध करने का अधिकार लेना जो कि लेखक के सम्मान तथा उसकी ख्याति के विरुद्ध हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क्स एलिजिबल टू सीक प्रोटेक्शन।